जुर्म की दुनिया वाकई ही अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है असल में दिखता नहीं। एक कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है, सुसाइड नोट भी मिलता है, वहां से मौत के सबूत भी मिलते हैं, और मौत की वजह भी। इन सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि एक आत्महत्या का ही केस है। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के हाथ आती है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से तफ्तीश शुरू करती है। फिर जो कहानी सामने आती है वो चौंकाने वाला है। तो सबसे पहले नमस्कार, न्यूज इंडिया के क्राइम एपिसोड 28 में एक बार फिर आपका स्वागत है, और मैं आपके साथ पेपे। राज्य मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, साल 2019, तारीख 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस ने एक सूचना मिलती है। सूचना थी कि उस कैदी की मौत हो गई। हत्या के केस में उम्र की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही आत्मदाह कर लिया। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी चल रही थी। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगता है। जिस कैदी की मौत होती है उसका नाम था राजेश परमार। उम्र तकरीबन 34 साल। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलवड़ एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप लगता है। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी भी हुई थी। साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जिसके बाद से वो जेल में ही बंद था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी और इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल भी मिली थी। 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आया। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी और इसी वजह से उसे हर हाल में 29 जून को ही जेल में लौटना भी था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगती थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना देती है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। आग बुझाने पर देखा जाता है कि एक युवक पूरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी पूरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वह मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिर उम्मीद उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर देता है। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो एक सुसाइड नोट भी बरामद होता है, जिसमें लिखा था पिता की मौत होने से वो काफी दुखी था। अब परिवार में कोई उसे पैरोल से बाहर नहीं निकाल पाएगा। इस वजह से वो अब दुनिया से निराश हो चुका है, लिहाजा वह आग लगाकर आत्महत्या कर रहा है। इसके लिए वो कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं है। अब इस सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना कर देती है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। साधारण सुसाइड केस की तरह पुलिस ने भी इसे एक तरह से बंद कर दिया। उधर पोस्टमार्टम के बाद सबको रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। रिश्तेदारों ने सबको अंतिम संस्कार तक कर देता है। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे के बाद ही एक नया मोड़ तब आ जाता है जब वहां के पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलती है। उस समय के भोपाल पुलिस के नए एसपी अखिल पटेल के पास नीलवड़ का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी तो काफी चौंक जाता है। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाने से जान गई है, यानी कि मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है।
फिर वो इस केस की तफ्तीश में फिर से जुट जाता है। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ्स और अपने पास मंगवाते हैं। सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई शव जलकर मर गया तो तड़पने लगता है। फिर उसके पैर एक दूसरे से चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं था। दूसरी तस्वीर भी देखते हैं। उससे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा भी पूरा जला हुआ था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे। इससे शक यही होता है कि कहीं हाथ और पैर बंधे तो नहीं थे, जिस वजह से ऐसा हुआ। अब इसका पता लगाने के लिए वो पुलिस अधिकारी पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंच जाता है। घटनास्थल को बारीकी से देखता है। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू हो जाता है, तो पता चलता है कि एक दिन पहले जब राजेश परमार के साथ एक या दो लोग भी देखे गए। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की जगह फिर से खोल देती है। जांच शुरू हो जाती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई है उससे पहले गला घोटकर हत्या की गई। लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसके पहले वो हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने ये बहुत सारा सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मरने वाला राजेश ही ना हो। अगर ये राजेश नहीं है तो फिर ये कौन था? इन सब सवालों का जवाब पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाता है। फिर रिश्तेदार के जरिए उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन फिलहाल वो नंबर बंद था। उसकी आखिरी लोकेशन भी भोपाल की ही दिख रही थी। पुलिस ने जब उसके फ़ोन की कॉल डिटेल्स चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी प्राप्त होती, लेकिन जब उस नंबर पर संपर्क किया गया तो वो भी बंद था। वो नंबर था निहाल नाम का एक युवक का रहता है। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की एक बहुत बड़ी चुनौती थी और मन में ये सवाल भी आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं मारा गया। इसके अलावा और भी कई सवाल। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले राजेश के मकान में ही किराएदार के रूप में रहता था, लेकिन कुछ महीनों से यहाँ से दूसरे मकान में वो शिफ्ट कर गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिलती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात पहुंचती है और वहां उसे दबोच लेता है। इसके बाद जब उसे कड़ाई से पूछताछ हुई तब उसने जो कहानी बताती है वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। इसलिए दोनों ने घर के दरवाजे को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आता है। इसके बाद खिड़की से माचिस जलाकर तिल्ली को अंदर फेंक देता है। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वहीं निहाल गुजरात आ जाता है। अब पुलिस ने निहाल की कहानी को सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृत युवक के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि वो राजू रेकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में एक गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी, जिसे उसकी पत्नी ने पहचान लिया है। ये जानकर पुलिस अब जांच में और तेजी से जुट जाती है। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ चुकी होती है, लेकिन तब जब राकेश आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यकीन था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से जरूर संपर्क करेगा। राजेश भी निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले गया था। इस तरह से अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन निहाल के पास आ ही जाता है। पुलिस की मौजूदगी में ही निहाल उससे बात करने लगा। राजेश
ने वहां के हालात के बारे में पूछा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं है। निहाल ने बताता है, कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि चेन्नई में उसे कुछ मदद चाहिए, अगर कोई दोस्त है तो बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फोन कट जाता है। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी फिल्मी कहानी रच देती है। इसके तहत पुलिस ने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उसे लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोलता है। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फोन नंबर शेयर करता है, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बात की और मिलने लगा। जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए, दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करता है। 8 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया जाता है। इस केस के बारे में खुद आईपीएस अधिकारी अखिल पटेल कहते हैं कि यह केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला ही था, लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा मामला सच सामने आता है। इसके बाद राजेश फिर से सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।